पढ़ने का मौका देंगे। जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ना तो हमारी विचारधारा में कोई तब्दीली है और ना हम विचारधारा में आगे कोई तब्दीली करने वाले। इसलिए आप आइए और आपका स्वागत है। हम आपको पूरी भागीदारी देंगे और आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको आगे बढ़ने का मौका देंगे। साथियों, कार्यक्रम का मकसद आपको यहीं से समझने की जरूरत है। इस देश में 60 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में पिछड़े के साथ, दलित के साथ, अक़लियत के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है ये आपसे छिपा हुआ नहीं। जब से ये सरकार बनी तब से जो पिछड़ों का रिजर्वेशन है या शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, जो भर्तियाँ होती हैं, किसी भी भर्ती में उनको रिजर्वेशन का पूरा कोटा उनको नहीं दिया जाता। अभी एक बच्चे ने मुझे एक चिट्ठी दी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। मैं उनके धर्म में भी गया हुआ था। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% का कोटा पिछड़ी जात का था और 23% का कोटा SC और ST का था। बामुश्किल में शेड्यूल कास्ट के अभ्यर्थियों को 10-11% के करीब लिया गया और 6-7% के करीब, 3.25% के करीब पिछड़ी जात के बच्चों को हिस्सा मिला। लगभग पिछड़ी जात के बच्चों की 13,000 सीटें उन्होंने ले ली और इसी तरह से शेड्यूल कास्ट के बच्चों का हिस्सा उन्होंने लिया। और वो इसलिए उन्होंने ले लिया कि उनको हमने वोट देकर के सत्ता में भेजा। अगर हम सत्ता में उनको न भेज दें तो जहां हमारे बच्चे 13,000 और भर्ती में जाते, चाहे वो पाल का बेटा होता या राजभर का या मियाँ का या मौर्य का या निषाद का या बिंद का या यादव का या कुर्मी का या बहुत सारे मुसलमान भाइयों की जातियां भी OBC में, उन बच्चों को 13,000 बच्चों को हिस्सा मिलता। लेकिन हमारी कमियों के कारण हम उन लोगों को सत्ता में भेजा, उन लोगों को वोट देकर के हमने सत्ता में भेजा जो हमारे बच्चों का हित नहीं चाहते, इस देश के पिछड़े और दलित के बच्चों का हित नहीं चाहते। ऐसे लोगों को हमने सत्ता में भेजा, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चों का नीट की परीक्षाएं जो होती हैं, मेडिकल में दाखिले की जो परीक्षा होती है ऑल इंडिया की, जिसको नीट की परीक्षा कहते हैं, उसमें 11,000 बच्चे जो पिछड़ी जात के 11,000 बच्चे थे उनको 3 साल रिजर्वेशन नहीं मिला सकता। वो 11,000 बच्चे पिछड़ी जातियों के डॉक्टर बनने के इस साल जब चुनाव का मौका है और सभी लोगों ने विरोध किया तो इस साल 27% का रिजर्वेशन मिला। लेकिन पिछले 3 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेडिकल में पिछड़ों को बच्चों का जो रिजर्वेशन खा गए वो 11,000 बच्चों का नुकसान, और उसी सरकार ने रिजर्वेशन खाया जिसको हमने वोट देकर के जिताया। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। आज हमारे बच्चों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारी सुनाई नहीं होती है, हमारी बेटियों के साथ रेप होता है, मार करके फेंक दिया जाता है। हमारे नौजवान बच्चे जो होनहार हैं, जो संघर्ष करना चाहते हैं, उनको मार के फेंक दिया जाता है, बिना किसी अपराध के जेल में बंद किया जाता है। आखिर क्या कारण है? इस कारण के तल पर आपको जानने की जरूरत है। एक सवाल मैं पहले आपसे करता हूं, फिर उसी सवाल से संबंधित बातें मैं आपसे करूंगा। आपको ये सोचने की जरूरत है कि जो 5 साल में आप वोट देते हैं, वोट देकर के जिसको जिताते हैं, उससे कुछ आपका फायदा होता है या नहीं होता है। वो चाहे तो आपका फायदा कर सकता है या नहीं, या चाहे तो नुकसान कर सकता है या नहीं। ये प्राथमिक जरूरत है हमारे समझ में। आज से लगभग 2 साल पहले, शायद मैं दिसंबर या नवंबर में बलिया आया था। उसके बीच में भी बलिया आया मैं छोटे छोटे कार्यक्रमों में, लेकिन सुखपुरा में मैं शायद आज से 2 साल पहले जब हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा की रैली हुई थी तो मैं आया हुआ था। उस समय भी आप बड़े पैमाने पर वहां पर इकट्ठे हुए, तो उस समय भी मैं ये बातें कहा था मैंने, और आज भी ये बातें मैं कह रहा हूँ। यहीं से शुरुआत
कि अगर हमारी बेटियों के साथ रेप होता है, इस 2 महीने में 3 महीने में हमारी 10-11 बेटियों के साथ रेप हुआ। ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं पहले की सरकारों में नहीं होती, पहले भी होती थी, लेकिन कार्रवाई सख्त होती। जब कार्रवाई सख्त होती थी तो जो जुल्म करने वाला जालिम होता था उस पर दहशत होती थी, डरता था, दोबारा वो कभी करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन इन 3 महीनों में जो घटनाएं हुई और खास करके इन 2 सालों में लॉकडाउन के बाद जो घटनाएं हुई, वो सारी घटनाएं एक तरह की। आपके चंदौली में एक मौर्य समाज की बेटी के साथ रेप हुआ 2 महीने पहले और मार करके उसको फेंक दिया। कोई मुकदमा भी नहीं लिखा गया, किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई। फतेहपुर में 4 महीना पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ, मार के उसको फेंक दिया। अभी 1 महीना पहले फिर एक शिवानी कुशवाहा के साथ रेप हुआ और मार करके उसको फेंक दिया। फतेहपुर से लगा हुआ कानपुर शहर है, अभी 15 दिन पहले एक डाली कुशवाहा के साथ रेप हुआ और रेप करके उसको आपके मंदिर से नीचे फेंक दिया। सही मुर्गी मार करके पकड़े। सीतापुर में 5 महीने पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ और रेप करने वाला 3 दिन उस लड़की को अपने साथ रखा और बाद में उसको थाने के सामने छोड़ करके गया कि तुम्हारी हिम्मत हो तो मुकदमा लिखा करके दिखाओ। अभी 1 महीना पहले 9 साल की बेटी पर रेप हुआ और शरीर का कोई अंग सुरक्षित नहीं बचा और मार करके उसको फेंक। बाराबंकी में एक पासी समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और मार के उसको फेंक। प्रतापगढ़ में एक पाल समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और बेटी को और माँ बाप को तीनों को घर से निकाल दिया। आज तक तो प्रतापगढ़ वापस नहीं जा पाया। बस्ती में एक बेटी के साथ रेप हुआ और मुकदमा भी बड़ी मुश्किल में लिखा गया और जबरदस्ती उससे कंप्रोमाइज करा दिया। ऐसी घटनाएं हमारे समाज की बेटियों के ऊपर की जाती है और एक जैसी घटनाएं कि रेप होता है और मार करके फेंक हो जाती है। दहशत का वातावरण तैयार किया जाता है कि हमारी बहन बेटियां घर से ना निकल सके, स्कूल कॉलेज में ना जा सके। अभी ये गोंडा में 15 दिन पहले एक बेटी जो कॉलेज में पढ़ने गई उसको उठा के ले गए और शायद कल तक की घटना शायद अभी मिली अभी मिली और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। जब हमारे बच्चों के साथ हमारी बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम सबसे पहले पुलिस के पास जाते हैं, थाने के इंस्पेक्टर के पास जाते हैं, सीओ के पास जाते हैं, कप्तान के पास जाते हैं और वो जब नहीं सुनते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी सुनाई नहीं, हमारी किस्मत बहुत खराब है, पुलिस वाला हमारी सुनता नहीं है, इंस्पेक्टर ने रिश्वत ले ली है या सर्किल के सीओ मिल गया है या कप्तान मिल गया है। बड़े बड़े लोगों ने जिनको इल्जाम किया है उनकी वजह से वो दबाव नहीं। यहाँ तक तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारी असली वजह क्या है कि हमारी सुनाई नहीं होती। तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि थाने का इंस्पेक्टर, सीओ, जिले का कप्तान किसकी सुनता है? क्या उसी की सुनता है क्या जिसको वोट देकर के आप जिताते? अगर थाने का इंस्पेक्टर जिसको आप कोतवाल कहते हैं, दरोगा जी कहते हैं, सीओ साहब या जिले का कप्तान उसी की सुनता है जिसको वोट देकर के हमने जिताया है, तो फिर दोषी कौन है? गलती कहां है? जिताया तो हमने है उस आदमी को। एक दिन मैंने एक कप्तान से बात की, मेरा जान पहचान वाला था। मैंने उससे कहा कि छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप होता है, मार के इनको फेंक दिया जाता है, क्या यार तुम्हारे बहन बेटी नहीं है? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? तुम कप्तान होकर नहीं चाहते हो कि मुलजिम को पकड़ा जाए? तो उसने कुर्सी से खड़े होकर के कहा कि मंत्री जी हम भी बेटी वाले, हमारे भी मां बहन है, हम चाहते हैं कि उस जालिम पर कार्रवाई करें, लेकिन जब हम कार्रवाई करने के लिए जाते हैं
तो जिसने रेप किया है, जिसने मारा है, उसका रिश्तेदार एमएलए है, एमपी है, मंत्री है। आपके लोगों ने तो ऐसे लोगों को जिता करके भेजा है जिनके बेटे ने, रिश्तेदार ने रेप की घटना को अंजाम दिया। जब हमारा इंस्पेक्टर मुलजिम को पकड़ने जाता है तो शेख का एमएलए या मंत्री कहता है कि दरोगा जी होश में आ जाओ, नहीं तो आपको सस्पेंड करा देंगे, आपका काम को करा देंगे। जब कप्तान दबाव बनाता है कि कार्रवाई हो तो कप्तान का काम कर देगा। तो दोषी कौन है? जिसने जालिम को जिताया वो, या जो थाने का इंस्पेक्टर नहीं सुन रहा है वो? तो हमारी समस्या जिस दिन आप ये जान जाए कि थाने का इंस्पेक्टर, क्षेत्र का सीओ और जिले का कप्तान उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं, तो फिर आप, मुझे पूरा भरोसा है, तो फिर कभी आप किसी गलत आदमी को और किसी जालिम को आप नहीं, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि जिसको हम वोट दे करके जिताते हैं उस पर क्या क्या काम करते हैं। हम किसान हैं, हमारी समस्या है खाद बीज महंगी है, खाद बीज हमें सस्ती मिल जाए, हमारी जो फसल है जो हम पैदा करते हैं उसकी कीमत सही मिल जाए। हम अगर कर्जा लेते हैं, नहीं दे पाते हैं, वो कर्जा माफ हो जाए, हमारे बच्चे को अच्छा स्कूल मिल जाए, फ्री शिक्षा मिल जाए, पढ़ने के बाद हमारे बच्चे को रोजगार मिल जाए, तो जरा ध्यान से सोचिए, ये काम वही करते हैं क्या जिनको वोट दे करके आप जिताते हैं उनके हाथ में या नहीं? अगर ये काम वही करते हैं जिनको हम वोट दे करके जिताते हैं तो गलती तो हमारी है। अगर हम किसान हैं, हमारी समस्या का समाधान नहीं है। आज लखीमपुर में शांतिपूर्वक जो धरना दे रहे थे किसान भाइयों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, कोई सुनाई नहीं हो रही। बामुश्किल में कल मंत्री का लड़का गिरफ्तार हुआ, मंत्री की आज तक इस्तीफा नहीं हुआ। क्यों? अगर वहां तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्यों नहीं करती? इसलिए कि उन्हीं की सुनी जाती है जिनको वोट दे करके हम जिताते हैं। सत्ता में तो वही जाते हैं जिनको वोट दे करके जिताते हैं। कप्तान का, सीओ का, इंस्पेक्टर का या कलेक्टर का ट्रांसफर तो वही लोग करते हैं जिनको वोट दे करके हम जिताते हैं। आज हमारी बच्चों की समस्याएं हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो या नीट के रिजर्वेशन का मामला हो, हमारे बच्चों की हक की नौकरी तो उन्हीं लोगों ने खाया जिनको वोट दे करके हमें जिताए, और वही हमें देंगे जिनको हम वोट दे करके जिताएंगे। अगर हम गलत आदमी को वोट दे करके जिताएंगे जो हमारे बच्चों का हित नहीं चाहता है, जो हमारी बहन बेटियों को इज्जत सम्मान करना नहीं जानता है, जो किसान की पीड़ा को नहीं जानता है, जो मजदूर की पीड़ा को नहीं जानता है, जब तक हम ऐसे लोगों को जिता करके विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा में भेजेंगे तब तक कभी हमारी समस्या का समाधान नहीं। अगर हमें अपनी और अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान करना है तो हमें अपने वोट के देने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि हमारे हित का हमारी समस्या का समाधान कौन कर सकता है। गरीब के बारे में कौन जानता है, मजदूर के बारे में कौन जानता है, बहन बेटियों की तकलीफ के बारे में कौन जानता है, बेरोजगार बच्चों के दर्द के बारे में कौन जानता है। जब हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे और जान करके जो संगठन, जो पार्टी गरीब और मजदूर के और बेरोजगार बच्चों के साथ खड़ी है, जब हम ऐसे लोगों को चुन करके भेजेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान। बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जिसकी जितनी संख्या भारी। साथियों, ये बात ऐसी मैंने कही कि आजकल यूट्यूब का और अखबार का के माध्यम से ये सारी बातें आपके बीच में आ जाती हैं, और ये बातें मैं रोज कहता हूँ और इस भाषा और विश्वास के साथ कहता हूँ कि शायद ये बातें आपके दिमाग में पहुंच जाए और आप अपना फैसला सही करना शुरू करें। बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं कि हमें 5 किलो अनाज मिलता है,
कॉलोनी मिल जाती है, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल जाता है। हमारे बहू को, हमारे बेटे को भी गैस सिलेंडर चूल्हा मिल जाएगा, कॉलोनी मिल जाएगी, 5 किलो अनाज मिल ही जाता है। आगे भी फिर क्या जरूरत है? कोई काम धाम करने की क्या जरूरत है? बच्चे को रोजगार की क्या जरूरत है? अगर आपका जीवन कॉलोनी में 5 किलो अनाज में गैस सिलेंडर चूल्हा में कट जाएगा तो ये जो भाईचारा बनाओ सम्मेलन है इसका कोई मतलब नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी इस देश में रहते हैं, हम भी इज्जत सम्मान से रहे, हमारी भी बेटी डॉक्टर बने, हमारा भी बेटा डॉक्टर बने, वो भी कलेक्टर बने, वो भी कप्तान बने, दरोगा बने, सीओ बने, सरगना बने, तो आपको अपने विचार के तरीके में सोच समझ करके अपने वोट को देना होगा। सब आपकी आप सोचते हैं कि भाई 5 किलो अनाज मिला, फ्री में एक कॉलोनी मिली, कॉलोनी का 1,20,000 रुपया मिल जाता है। इसके पहले तो किसी ने दिया नहीं, लेकिन इसके पहले तो आपसे किसी ने इतना छीना भी नहीं। ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, ये नेताजी के घर के पैसे की नहीं है, ये आपकी अपनी का भी कमाई की पैसे। जब आप 1 लीटर पेट्रोल डीजल खरीदते हैं आप, तो 56 रुपया सरकार उसमें टैक्स लेती है। आप बाजार से नमक खरीदने जाते हैं तो सरकार उसमें टैक्स लेती है। जो कपड़े पहने हैं आप बाजार में खरीदने जाते हैं तो टैक्स लगता है। हमारा देश ऐसा मजेदार देश है कि अगर 1 दिन का बच्चा पैदा हुआ है और उसे दवा लेना है तो 1 रुपया की दवा तो 1 रुपया सरकार का टैक्स। आप साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो 100 रुपया का टायर तो 150 रुपया टैक्स सरकार। हर चीज में आप टैक्स लेते हैं। कुछ बेचने जाते हैं तो सरकार टैक्स लेती है और वो टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाने की मालिक सरकार होती है और सरकार जिसको आप वोट करके बनाते हैं। फिर उस सरकारी खजाने से आपको 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर चूल्हा और कॉलोनी मिलती है। आपको लगता है कि नेताजी ने अपने घर से दिया। ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा आपके नजदीक गोरखपुर है, गोरखपुर से गोरखनाथ मंदिर से लगते नहीं आता। ये कॉलोनी का पैसा गुजरात से नहीं आता। ये आपके खून पसीने की कमाई का पैसा है। जिस अगर 100 रुपया आप टैक्स देते हैं तो 100 रुपया में 10 रुपया आपको मिलता है और 90 रुपया मैं बताता हूँ कहाँ खर्च होता है। अगर 100 रुपया आपसे सरकार ने टैक्स लिया तो 10 रुपया आपके ऊपर खर्च होता है और 90 रुपया कहाँ खर्चा होता है मेरे साथ। सिपाही से लेकर कप्तान तक का वेतन आपके खून पसीने से दिया जाता है। जो आपसे टैक्स लगता है उससे दिया जाता है। चपरासी से लेकर कलेक्टर तक का वेतन आपके खून पसीने की कमाई से जाता है। ये सड़कें आपके खून पसीने की कमाई से बनती है। ये बिजली आपके खून पसीने की कमाई से बनती है और आपके खून पसीने की कमाई से ही कानून शुरू हो गया। उसके बाद भी आपका पैसा बचता है तो जो बचा पैसा उस पैसे से नेताजी का हेलीकॉप्टर उड़ता है, नेताजी का जहाज उड़ता है, नेताजी का बंगला बनता है, नेताजी की सुरक्षा में खर्चा होता है, नेताजी के नौकरों में खर्चा होता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है। लेकिन आपको लगता है कि नेताजी ने मुझे कानून दे दिया, दे दिया। नेताजी अगर आपका टैक्स का पैसा न लगे तो नेताजी खाना भी नहीं खा सकते हैं। नेताजी की गाड़ी और जहाज का पेट्रोल भी नहीं सकता, वो आपकी गाड़ी चलाई से और आपके ऊपर तो 100 रुपया जब करता है तो 10 रुपया खर्च होता है और उस 10 रुपया में भी कमीशन दिया जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो टैक्स का पैसा देते हैं और सरकारी खजाने का मालिक किसी और को बनाते हैं अपने वोट के जरिए, बड़ी मजेदार बात है कि आपके टैक्स का पैसा जो सरकारी खजाने में है और आपकी वोट की सरकार और आपके हाथ में करोड़ मालिक हो प्रजा। आपकी एक गलती जीवन की जब आप वोट देकर के उन्हें जिताते हैं तो वो मालिक बन जाते हैं, आप गुलाम बन जाते हैं। और अगर ये एक गलती ठीक कर ले, वोट उनको न करके खुद ले ले तो वो गुलाम बन जाएगा। लोकतंत्र है हमारे देश में, हमारे देश में लोकतंत्र है। अब गुलाम की और प्रजा की कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे साथ जो सलूक होता है उस बात को हम कहते हैं। लेकिन अगर आपने अपने वोट का सही प्रयोग नहीं किया और जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा को सत्ता में जाने का मौका मिला 22 में,
तो हम किसी को प्रजा और गुलाम नहीं बनाएंगे, हम सबको सम्मान का दर्जा देंगे, सबको उनको सम्मान का दर्जा देंगे। और जो हमारे साथी परिवार है जिसकी संख्या भारी उसको रोकेंगे। इसलिए साथियों, सारी चीजें जो मैंने कही और जो मेरे साथी ने वो एक ही थी कि आप अपनी वोट की ताकत को पहचाने और जिसको वोट देकर के जिताते हैं उसकी ताकत को पहचाने। एक दिन में पिछली बार भी मैंने शायद चर्चा की होगी, 17 के चुनाव के बाद जब मेरी बात मेरे साथियों के समझ में नहीं आई तो मैंने सोचा कि भाई अध्यात्म के रास्ते में जाओ, साधु बन जाओ, राजपाट की बात तो लोगों को समझ में आती नहीं, अशोका की बात तो करते हैं, कलयुग की बात तो करते हैं, सुरेंद्र की बात तो करते हैं, कुंवरराम निषाद की बात तो करते हैं, सतपथ साहू जी महाराज की बात तो करते हैं, लेकिन राजपाट की बात उन्हें समझ में नहीं आती। तो मैंने कहा साधु हो जाओ तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं एक दिन गोरखपुर गया, वहीं से थोड़ी दूर में कुशीनगर है। मैंने सोचा या गोरखपुर में योगी जी का शिष्य बन जाऊंगा या कुशीनगर में बुद्धा के आश्रम में चला जाऊंगा। तो मैं गया तो गोरखपुर पहले पड़ गया, योगी जी का शिष्य मिल गया मुझे। तो मैंने कहा कि भाई मुझे शिष्य बनना है और सिद्धि प्राप्त करनी है, तपस्या करना है। तो कहा नंदी जी तपस्या काहे के लिए करना है? बच्चों की नौकरी लग जाए, तथा अस्पताल बन जाए, तथा सड़क बन जाए, तथा किसानों का कर्जा माफ हो जाए। तो योगी जी के शिष्य ने मुझे कहा कि मंत्री जी मूर्ख हो क्या? हमला काहे? कहा ये गोरखनाथ मंदिर से नहीं होता, वो वहां से होता है जहाँ योगी जी गए। सही कह रहा है, गलत कह रहा है? अरे भाई मुद्दा भाई सही कह रहा है कि गलत कह रहे थे? कितने लोग मानते हैं कि सही कह रहे हैं? अगर न्याय बात समझ में तो फिर मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, योगी जी अगर गोरखनाथ मंदिर में रहते और दरोगा जी से नाराज हो जाते और कहते का खास दरोगा सस्पेंड हो जाए तो होता? अगर जिले के कप्तान से नाराज हो जाते योगी जी, कहते का खास कप्तान का ट्रांसफर हो जाए तो हो जाता? खास कलेक्टर का ट्रांसफर हो जाए तो हो जाता? खास बच्चों की नौकरी लग जाती, खास सड़क बन जाए तो बन जाती। और अब जहाँ गए हैं वहां से कहे तो खास हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। कहाँ ताकत है? लखनऊ सरकार में कहाँ ताकत है? तो सरकार कैसे बनती है? वोट से वो है आपके पास कि नहीं? है। लेकिन आप अपना लोग तो दान के लिए भगवान का घर बनाने के लिए देते हो। जो भगवान सबका घर बनाता है, जो भगवान सबका घर बनाता है, उस घर को बनाने के बाद भगवान से भी बड़े आप हो जाते हैं। भगवान सबका मालिक है, सबका घर बनाता है, लेकिन आप भगवान से भी बड़े हो जाते हैं। भगवान का घर बनाने के लिए आप अपना वोट देते हैं, आप भगवान का घर बनाने के लिए वोट देते हैं और उस वोट से राजा बन जाते हैं, सरकार बना लेते हैं, फिर उनका कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, दरोगा बनता है, सिपाही बनता है और आपका बच्चा तो चपरासी भी नहीं बनता। आपको वोट अपना देना है गाय माता की सुरक्षा के लिए। हमारी बहन बेटियों से रोज बलात्कार होता है, रोज मारे जाते हैं और हमारी थाने में सुनवाई नहीं होती, तो अपनी बेटियों को नहीं देते गाय माता को बचाने के लिए। अगर हम सही मायने में सोचे कि वो लोग जो जालिम हैं, हमारे बेटियों के साथ रेप करते हैं, हमारे बच्चों को मारते हैं और जिनको हमने वोट देकर के जिताया और वही उनको संरक्षण देते हैं, तो उसमें गुनहगार कौन? अगर हमें जान जाए कि असली गुनहगार जो वोट हम कानूनी में शराब की बोतल में 500 या 2,000 में देखते हैं, तो वोट नहीं देते, अपनी बहन बेटी का सौदा करते हैं। जो लोग अपनी वोट को दारू की बोतल में और कानूनी में शराब में देखते हैं, सही मायने में वो अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करते हैं, अपनी बहन बेटी की इज्जत का। अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे इज्जत सम्मान से जिए इस देश में, तो आपको अपने वोट का सौदा कम करना पड़ेगा, तभी हम इस देश में इज्जत सम्मान करेंगे। पुराने जमाने में बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद, जनअधिकार पार्टी जिंदाबाद।
जरा सोच के इस बात को कि आज तो मैंने बताया कि कानपुर की बेटी के साथ रेप हुआ, मार के सबसे फेंक दिया। आपने वो वीडियो देखा होगा, वहां का जो पुलिस का अधिकारी था जिसने रेप करके मार को फेंका, उस पुलिस का अधिकारी का वीडियो देखा होगा आपको। वो कह रहा था जिसने रेप किया कि तुम चिंता मत करो। अगर आपने वोट दे करके उसके आगे तो सरकार में ना भेजा होता, वोट दे करके अगर आपका आदमी सरकार में होता, आपकी पार्टी सरकार में होती, तो क्या वो पुलिस अधिकारी की ये हिम्मत होती? नहीं। क्या वो पुलिस अधिकारी कार्रवाई नहीं करता? आप दोष देते हो पुलिस अधिकारी को, लेकिन सही गलती कहाँ है? वो तो नौकर है, वो हुक्म का गुलाम है, जो मालिक कहता है उसको कर, और मालिक का चुनाव तो आपने गलत किया। इसलिए अगर आपको इस देश में इज्जत सम्मान से रहना है और अपना हक हिस्सा लेना है, तो हमारे नौजवान बच्चे हैं जो सोच तो ढूंढते हैं कि हमारे सोच नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया, लेकिन मैं अगर कहूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हो गया है और जिस सरकार ने घोटाला किया है उस सरकार को बिगाड़ने के लिए क्या काम करते हो? क्या गाँव में जाते हो, क्या जिलों में जाते हो, अपने माँ बाप को बताते हो कि ये सरकार जिसको आपने भगवान के नाम से बनाया कि आपके बच्चों के हितों की जगह दी जा रही है, आपके बच्चों को नौकरी मिल रही है। लेकिन आपने जब वोट दिया तो सोचा कि देश बहुत मजबूत हाथों में, देश की सरकार का नेता कह रहा है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वरना पाके की ट्रेन बेच दिया, जहाज बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, बस स्टैंड बेच दिए, बीमा कंपनी बेच दिया, बैंक बेच दिया। और जो शिक्षा का नया कानून बना है, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ मार्च में 4 कानून बने। किसानों के लिए 3 कानून, हमारे साथियों ने जरूर बताया होगा आपको, टाइम ज्यादा हो गया है तो मैं बताता आपको डिटेल से। वो वैसे कानून है 10 कानून कि जिस दिन वो लागू हो जाएंगे उस दिन किसान एक टाइम का खाना भी नहीं खा पाएगा, कपड़ा पहनना और बच्चों को पढ़ाना और शादी ब्याह करना तो बहुत मुश्किल होगा। ऐसे कानून सरकार ने बनाए। किसी के विरोध में किसान भाई एक साल से दिल्ली के बादल में बैठे, वो कहते हैं कि कानून वापस ले लो, 600 लोगों की जाने गई, लेकिन सरकार नहीं, क्योंकि सरकार को किसान और मजदूर की कोई फिक्र नहीं। उसी जून में पिछले साल बिजली का भी कानून बना। आप जो ट्यूबवेल लगवाए होंगे तो आपको अभी एक फिक्स बिल आता है, अब आपको फिक्स बिल नहीं आएगा, जितनी यूनिट आप खर्च करेंगे उसका कमर्शियल बिल किसान को देगा। लेबर एक्ट बना, जब 2 महीने किसान मजदूर पैदल आ रहे थे, लॉकडाउन हुआ, पुणे से, बंबई से, दिल्ली से, गुड़गांव से, सूरत से, गुजरात से, अहमदाबाद से, जब 2 महीने मजदूर पैदल चले पिछले साल अप्रैल और मई में, मजदूर 2 करके बुरा हाल हुआ। बहुत सारे मजदूर भाइयों की तो रास्ते में जान चली गई, बहुत सारी बेटियों के रास्ते में बच्चे हुए, 2 महीने 3 महीने पैदल चल करके घर आए। क्या हालत है उनके हाथ पैर की आपको किसी नहीं। आप जितने बैठे हैं आप में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका रिश्ते नातेदार मजदूर ना हो और मजदूरी करेगा। हो सकता है हम अधिकार में हो इसके, लेकिन हमारे रिश्ते नातेदार जरूर शिकार। वो 2 महीने सरकार ने ट्रेनें और बसें बंद कर दी। हमारी सरकार के पास इतनी ट्रेनें और बसें हैं कि अगर सब करवा दी जाती तो 5 दिन में सारे मजदूरों के घर आ जाते, लेकिन सरकार के लिए सुने मजदूर और किसान नहीं। और उसी समय उन्होंने कानून बनाया कि मजदूर को 8 घंटे की ड्यूटी नहीं होगी, अब 12 घंटे की। और जो मजदूरों के 35 अधिकार थे, जो हक अधिकार देते थे उसे इज्जत सम्मान सुरक्षित करते थे, वो 35 अधिकार खत्म कर दिए। अभी लागू नहीं हो पाया वो कानून, 22 अप्रैल से लागू हो, अभी इसी 1 अक्टूबर से लागू होना था, अभी लागू नहीं हुआ। तो जब चुनाव हो जाएगा तो 1 अप्रैल से वो कानून लागू किया। अब 8 घंटे की ड्यूटी नहीं मजदूर की होगी, अब 12 घंटे की ड्यूटी, और उसका जो हक अधिकार का पहले इज्जत सम्मान का वो अब नहीं रहेगा। जैसे पहले होता था 25 साल पहले मजदूर बनता मजदूर वैसे मजदूरी करेगा और उसका इज्जत सम्मान। उसी समय शिक्षा का भी कानून बना। शिक्षा का कानून जो नया है, आपको हमको कहा गया कि जो स्कूल बंद है वो कोरोना की वजह से बंद है, हो सकता है कोरोना की वजह से बंद हो, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। उस शिक्षा नीति में प्राइमरी से लगा के हायर एजुकेशन तक सब प्राइवेट हो जाए, प्राइमरी स्कूल से लगा के विश्वविद्यालय तक सब प्राइवेट को चले जाएंगे। और उस कानून में है कि प्राइवेट वाले फीस अपनी मर्जी से करेंगे। तो जब फीस अपनी मर्जी से तय करेंगे तो कितने लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने
हम में से 10% लोग जो थोड़े पैसे हो गए हैं, थोड़े नौकरियों में चले गए हैं, थोड़े बिजनेस करने लगे हैं, तो शहरों में रह जाके कुछ लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते। लेकिन हम में से हमारे बहुत सारे रिश्ते नातेदार, मामा, फूफा, बहन, भाई, तो वो गाँव में रहते हैं, किसान मजदूर है। गरीब का, किसान का, पिछड़े का, दलित का बच्चा तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है, सरकारी जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता है, सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ता है। और जब ये सब प्राइवेट में चले जाएंगे, फीस महंगी हो जाएगी, तो गरीब और किसान कितना अपना बच्चे पढ़ा पाएंगे? नहीं। फिर सरकार ने कानून बनाया कि आप परेशान मत होइए कि अगर आपका बच्चा पढ़ न पाए तो आपके बच्चे को हम 5 से 8 से ही हम काम सिखा देंगे, काम सिखा देंगे, ताकि आपका बच्चा बड़ा होकर के काम करने लगे, बेरोजगार न घूमे और अपना भी पेट भरे और आपका भी पेट भरे। और कौन सा काम सिखाया जाएगा आपके बच्चे को? कोयरी को कोयरी का काम सिखाया जाएगा, पाल साहब के बच्चे को पाल साहब का काम पढ़ाया जाएगा, विश्वकर्मा जी के बच्चे को विश्वकर्मा जी का काम पढ़ाया जाएगा, निषाद जी के बच्चे को निषाद जी का काम पढ़ाया जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? जिस जाति का जो काम है उस बच्चे को वही पढ़ाया जाएगा। कितना आगे गए, कितना पीछे गए? बहुत पीछे। कितना पीछे गए? जहाँ पे महात्मा फुले ने शुरू किया 1848 में, महात्मा फुले ने और माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश की महिलाओं के लिए पढ़ाई के लिए आंदोलन किया। 1848 में पहला स्कूल खुला और इस देश का जो वीकर सेक्शन है, पिछड़ा और दलित है, उसकी शिक्षा के लिए उन्होंने आंदोलन किया। आज अगर ये हमारे बच्चों के सामने समस्या आई तो इसका जिम्मेवार कौन है? हम। कौन जिम्मेवार है इसका? अगर आपको ये पता चल जाए कि गलती कहाँ है तो गलती में सुधार होगा। जब आप ये सोच लेते हैं कि हमने तो कोई गलती की नहीं, सरकार ने गलती कर दी, और अगर सरकार ने गलती की तो सरकार को बना के हमने गलती की, तो ये सरकार को ठीक करके नहीं होगा। अगर हम ठीक हो जाए तो ये समस्या का समाधान। ये कानून जो बने हैं, ये कानून बद्रीनाथ जाने से नहीं बदलेंगे, चारों धाम जाने से नहीं बदलेंगे, ना संगम नहाने से बदलेंगे। ये कानून तो वही लोग बदलेंगे जिनको वोट देकर के जिता के हम दिल्ली की लोकसभा में और विधानसभा में मतलब ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। एक बात मैं रोज बोलता हूँ, हमारी बहनें बहुत आई हुई हैं, जाने की भी जल्दी है। मैं आप लोगों से एक बात अक्सर पूछता हूँ कि भाई हमारे देश में 5 साल पहले 1000 का नोट चलता था। जब मैं शुक्पुरा में आया था तब भी ये बात मैंने आपसे पूछा था। हमारे देश में 5 साल पहले 1000 का नोट चलता था कि नहीं चलता था? थोड़ा पास साथ रहो, हमारी बहनों को बोलने चलता था कि नहीं चलता था? धन के लिए किसकी पूजा करते हैं आप? लक्ष्मी माता की। कम करते हैं कि ज्यादा? ठीक से नहीं करते हैं, इसीलिए गरीब है। कि करते हैं? कितने लोग लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं? हाँ बताइए, करती हैं। अच्छा, जो 1000 का नोट बंद हो गया कि नहीं? किसने बंद किया? मोदी जी ने बंद किया ना। वो जो 1000 का नोट बंद हो गया है, वो 1000 का पुराना नोट लेके लक्ष्मी माता में जाइए और माता जी से कहिए इसको चलाइए, चल जाएगा। और मोदी जी चाहे तो चल जाएगा। ये बात यहाँ बैठ जाए तो है कि वो 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया, वो 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया, धन के लिए तो हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। और वो 1000 का नोट लक्ष्मी माता नहीं चला सकती, चला सकती है, और मोदी जी चाहे तो चला देंगे। और मोदी जी के पास ये ताकत आई कहाँ से? आपके वोट से। ये ताकत तो आपके बेटे ने भी आ जाएगी, आपके पति ने भी आ जाएगी, मुझे भी आ जाएगी, अगर ये वोट मुझे देंगे। जब आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत खराब है, इसलिए आप छोटी जात में पैदा हो गए, भगवान ने भी हमें किस्मत हमारी भी दिया कि हम छोटी जात में पैदा हो गए, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उनकी किस्मत अच्छी है इसलिए वो बड़ी जात में पैदा हो गए। अब क्या कर सकते हैं? भगवान ने हमें नीचा बना दिया, भगवान ने ऊंचा बना दिया। भगवान ने नीचा ऊंचा नहीं बना। अगर भगवान है तो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। अगर परमात्मा को ऊपर से देखने वाला है तो किसी के साथ अन्याय अत्याचार नहीं करता।
सबको उसके बराबरी बनाया है। यहाँ के कुछ चल चलाक लोगों ने अपने अपनी हुकूमत हमारे ऊपर थोपने के लिए हमें उन्होंने कहा। अगर हम अपनी किस्मत बनाना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि ऊपर से बन के आई है। आप अपनी किस्मत और अपने बच्चे की किस्मत को बनाने वाले खुद। जिस दिन आप उंगली दबाते हैं उस तस्वीर की बटन में, उसी दिन आप तय करते हैं कि आपके बच्चे की किस्मत कैसी होगी और आपकी किस्मत कैसी। अगर आप वोट दबा करके सही व्यक्ति को, सही सरकार, सही राजा बनाएंगे तो आप तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। और अगर ये देश का राजा खराब होता है तो देश कभी तरक्की करा सकता नहीं। सरकार के बैठे लोग आपको टीवी से रसगुल्ला खिलाते हैं, गुलाब जामुन खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं, टीवी से खिलाते हैं तो आपके मुंह में टेस्ट आ जाता है कि जलेबी कितनी स्वादिष्ट, गुलाब जामुन कितना स्वादिष्ट, और आपकी थाली की जलेबी छीन लेता है और टीवी से खिला देता है तो आपको समझ। बहुत सारे साथी हमारे कहते हैं, हमारी बहनें कहते हैं गैस सिलेंडर चूल्हा तो किसी ने नहीं किया आज तक। अब मिला एक गैस सिलेंडर चूल्हा जब आपको दिया गया उसकी कीमत 2 से 3 हजार रुपया। गैस सिलेंडर की और चूल्हे की कीमत जोड़ी जाए वैसे तो 2000 रुपया थे, लेकिन हम 3000 रुपया मांगे। 6 साल पहले गैस सिलेंडर 400 रुपए का भरता था, आज कितने का भरता है? 1000 रुपया का। एक सिलेंडर 1 महीने में लगता है नहीं लगता? तो 1 महीने में कितने रुपए ज्यादा हो गए? 600 ना, 600 12 महीने में कितने हुए? 12 60,000 रुपया ले लिया और 3000 दे दिया तो बड़ा नुकसान। 60,000 ले लिया और 3000 दे दिया तो बड़ा नुकसान। 1 लीटर डीजल जो आपकी सिंचाई के काम आता है 6 साल पहले 45 रुपया 50 रुपया, आज कितने का है? 100 रुपया का। कितने लीटर डीजल लगता है एक आदमी को पिसाने के लिए? लगता है 100-200 लीटर? लगता है कि नहीं लगता? 6000 मिल गए और 60,000 चले गए तो कोई फिक्र नहीं, 6000 मिल गए तो बहुत आता है। बीजेपी वाले कुछ गरीब झोपड़ी बस्तियों में जाते हैं और गरीब लोगों से कहते हैं कि तुम्हें महंगाई से क्या लेना देना, तुम्हारे डीजल पेट्रोल से क्या मतलब है, या तुम्हारे पास मोटर गाड़ी है या तुम्हारे पास कार है, तुम्हें महंगाई से क्या मतलब है? तुम्हें कानूनी मिल गई, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया, 5 किलो अनाज मिल रहा, उसको भी लगता है बात तो सही। मेरे पे तो मोटरसाइकिल नहीं, मेरे पे तो कार नहीं है, मुझे क्या लेना। और उसको बेचारे को ये समझ में नहीं आता कि जब डीजल महंगा हो गया तो बाजार से वो जो चीज खरीदता है वो सारी चीजें महंगी होती है। बाजार में जो चीज बिकने आती है, अगर कपड़ा आता है तो ट्रक में लग के आता है, ट्रक में नहीं आता। तो जब ट्रक का डीजल महंगा हो गया तो ट्रक का भाड़ा महंगा हो गया, और जब भाड़ा महंगा हो गया तो घर से लेगा कि कपड़े में निकालेगा? आप जो चीज खरीदते हैं बाजार से वो सारी चीजें महंगी हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो महंगी नहीं है। किसान भाई को अगर आज से 7 साल पहले 100 रुपए बचता था तो आज बामुश्किल में उसको 30 रुपया, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि कैसे है। इसलिए चीजों को समझिए और समझ करके जो आप वोट देते हैं वोट देने का फैसला करते हैं। जिस दिन आप वोट देने का फैसला सही कर लेंगे उस दिन आपकी और आपके बच्चों की किस्मत बदलेगी। और जब तक आप वोट देने का फैसला नहीं सही करेंगे तो इन 75 सालों के बाद भी हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, और आने वाले कितने 75 साल चले जाएंगे हम और पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए साथियों आपको अपना वोट सोच समझ कर करिए। एक बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत सारे मेरे साथी कहते हैं कि गठबंधन करना चाहिए। मेरे भागीदारी संकल्प मोर्चा में बहुत सारे साथी हैं जो कहीं चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। मैं भी घबरा जाता हूँ कि भैया ठीक ठाक रहोगे कि नहीं रहोगे, लेकिन कहते हैं कि नहीं ठीक ठाक रहेंगे, आप परेशान मत हो। लेकिन मैं आपको इतना भरोसा देता हूँ कि पूरा भागीदारी संकल्प मोर्चा ठीक रहेगा अगर आप ठीक रहेंगे। और आप ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप एक चीज कहते रहेंगे कि हमारी पार्टी जन अधिकार पार्टी, हमारा नेता बाबू सिंह कुशवाहा, तो भागीदारी संकल्प मोर्चा ठीक रहेगा और बाकी लोग भी ठीक रहेंगे। बहुत लोग मेरे साथी कहते हैं कि भाई ठीक
मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। बस 5 मिनट और समय दीजिए। बैठ लीजिए, बैठ लीजिए। 5 मिनट और समय दीजिए। 5 मिनट बैठ जाइए, चिंता थोड़ा बहुत। बहुत सारे मेरे साथी कहते हैं कि गठबंधन हो जाता तो ठीक रहता। मैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई हमने भागीदारी सरकार मोर्चा बनाया है। हमारे साथ बाबूराम पाल जी हैं, ओम प्रकाश रावत जी हैं, कृष्णा पटेल है, रामचंद्र कश्यप जी हैं, जिंद जी हैं, वसीम भाई हैं, इरफान भाई हैं, वीरेंद्र प्रजापति हैं, इतने सारे लोग हैं और इनका वोट 100 में 80 हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तो 100 में 35 वोट चाहिए। इसको 100 में 35 वोट मिल जाए, उसकी सरकार बन जाती है। अगर हमारे साथ जितने लोग हैं, हम सब लोग मिल करके गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले करते करते हम प्रचार करें तो हमारी भागीदारी संकल्प मोर्चा की जन अधिकार पार्टी की सरकार बनने की। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कोई सरकार रह जाए, हमको भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बनाना है, तो हमारी भी जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बनाए। तो लोग कहते हैं गठबंधन हो जाए, हम भी कहते हैं हो जाए। किससे हो जाए? तो कुछ कहेंगे सपा से हो जाए, कुछ कहेंगे बसपा से हो जाए। तो हमने कहा चलो सपा से बात कर लेते हैं। तो सपा वालों से हमने बात की तो वो कहते हैं कि भाई गठबंधन तो हम करना चाहते हैं, हम आपका वोट तो लेना चाहते हैं, लेकिन आप हिस्से की बात करते हो। आप नारा लगाते हो कि इसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आपको हम मंत्री तो बना देंगे, आपको हम राज्यसभा में भेज देंगे, लेकिन वो नारा आप भूल जाओ। तो हमने कहा कौन सा नारा भूल जाए? कहते हैं तो आप कहते हो कि हिस्सेदारी, आपको मंत्री बना देंगे, हिस्सेदारी की बात मत करो। आप कैसी हिस्सेदारी की बात करते हो? तो मैंने कहा भाई मंत्री तो अभी भी है, उप मुख्यमंत्री भी है, कुछ होता है क्या? ऐसी सरकार में जाना है क्या? तो मैंने उनको कहा समाजवादी पार्टी वाले लोगों को कि भाई हिस्से की बात करो, मंत्री बनने की बात करो। क्या कैसे हिस्से की? अरे मैंने कहा भाई 100 सिपाही बनाओ तो 5 पाल भी बनाओ, प्रजापति भी बनाओ, निषाद भी बनाओ, हिंदू भी बनाओ, मुसलमान भी बनाओ, मौजा भी बनाओ। ये तो हिस्सेदारी की बात है। दरोगा बनाओ तो तुम सब अपने बनाओगे कि हमारे भी बनाओगे? लेखपाल पंचायत सेक्रेटरी तहसीलदार अपने भी बनाओगे कि हमारे भी बनाओगे? लेकिन ये बात सुनो, मंत्री बना देंगे, मंत्री बना देंगे, आपको मंत्री बना देंगे। क्या ऐसी भागीदारी, ऐसा हिस्सा लेना है क्या? नहीं, ऐसा गठबंधन करना है क्या? नहीं। करना हो तो बता दो। अगर ये बात सही सही कह रहे हैं तो बताओ, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अगर भाई खाली राजनीति में सत्ता में जाना हो, मंत्री बनना हो, वो तो बहुत आसान है। और अगर हिस्सेदारी की बात करना हो तो थोड़ा मुश्किल। समाजवादी पार्टी वोट तो लेना चाहती है मौर्या का, पाल का, बघेल का, मुसलमान का, निषाद का, सिंध का, भट्ट का, दुनिया का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन हिस्सा नहीं। हमारे बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहती। मैं उनसे कहता हूँ कि जब तुम सत्ता में जाओगे तो ठेकेदारी तुम्हारे आदमी बनेंगे कि हमारे नहीं बनेंगे? पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई है, शराब है, तुम्हारे लोग ठेकेदारी करेंगे कि हमारे लोग करेंगे? तो चुप। वोट को लेना चाहते हैं लेकिन हिस्सा नहीं देंगे। क्या ऐसा गठबंधन आप पसंद करेंगे? हमें जो हिस्सा दे उसके साथ नहीं चलते। मैंने उन्हें समझाई एक बात कि देखो भाई, हम तो सड़क में है, तुम अपने बारे में सोचो। तुम तो 4 साल सत्ता में रहे हो, 4 बार, 4 साल में 4 बार सत्ता में रहे, तो तुम्हें सत्ता की जल्दी है। हम तो 5 साल और सड़क में रहेंगे और तुम नहीं मानोगे तो हमें तो जो हिस्सा देगा हम उसी के साथ जाएंगे। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमारे लिए तुम न सही तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हें अगर राजपाट में जाना है, सत्ता में जाना है, तो तुम हिस्सेदारी की बात करो तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो कहते हैं कि देखो कुछ बात, अगर हिस्सेदारी की बात करोगे तो हम हिस्सा तो नहीं देंगे, आपकी गिरावट हम दूसरे नेता बना देंगे। हमें क्या बोला? हर हर विधानसभा में हम लोग तो 4 मौका को खरीद लेंगे, गाड़ी दे देंगे, कपड़े बनवा देंगे, शराब खिलाएंगे, उनसे किताब कराएंगे अपना। शायद शुरू भी हो गया हो। हर विधानसभा से 2-2, 4-4 मौका ले लेंगे, उनको गाड़ी देंगे, उनको कुछ पैसे देंगे, अच्छे अच्छे कपड़े सिलाएंगे और उससे कहलाएंगे कि देखो समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छी है। एक कैसा मॉडल है तो बीजेपी ने खड़ा कर दिया, तो आपकी पार्टी नीचे चली गई। एक कैसा मॉडल हमको भी मिल गया।
और हम हर केसों में मौजूद ढूंढने के हर विधानसभा में 2-4 केसों में मौजूद ढूंढने तो जन अधिकार पार्टी होते ही बन जाए। तो क्या बिगाड़ने दोगे क्या? तो ये कम से घूम रहे हैं पैसा लेके गाड़ी लेके, क्या इनके कहने में जाओगे क्या? जीतोगे क्या? वो खरीदने के चक्कर में तो है जो लोग धमकाते हैं कि हम खरीद लेंगे, आप नहीं मानो। क्यों है? रोज मुझे कहते हैं कि तुम आज नहीं मानोगे तो हम हर विधानसभा में 2-4 मौजूद को ले लेंगे, 2-4 पान ले लेंगे, 2-4 निशान ले लेंगे और उनको पैसे देंगे, गाड़ी देंगे और बढ़िया घुमाएंगे और वो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी बहुत। और बीएसपी वाले भी छोड़ लगाए। आजकल मॉडल लोगों की बहुत चाली है, आप देखेंगे बड़ी पूछ है, उनको लगता है कि जो उनकी पूछ लंबी हो गई है वो उनसे गलत है, उन्हें पता नहीं है जो जन अधिकार पार्टी के लोग काम कर रहे हैं उनके गलत है। अभी अभी जो आपके सिकंदरपुर में मैं एक होर्डिंग लगी देख रहा था। मैंने कहा भाई 2,27,00,000 का रेट है, लगता है इसके पास 2,27,00,000 रुपया निकल है कागज वाले में। पहले तो उसे जब लगा कि नहीं मिले तो किस मेरे पास भी आपका बड़ी वही से मिल गया था कि बाबू ध्यान रखिएगा और हमसे कहता था हम आपके साथ हैं। मैंने कहा तो हमारे साथ तो नहीं है तो 2,27,00,000 देगा तो आपका है। अब ये बताओ जो 2,27,00,000 लाके दे के टिकट लाएगा तो तुम्हारा काम करेगा? ऐसे आदमी को जिताओगे? समाजवादी पार्टी के लिए देखो भाई, पाल का मौर्य का निस्वार्थ का दिल्ली का नेता वो होगा जो हमारा धोखा नहीं करेगा, जो हमारे कहने पे काम करेगा, वो हम उसे नेता बनाएंगे। मैं कहता हूँ भाई हमारा नेता कौन होगा वो तुम नहीं तय करोगे, हमारा नेता कौन होगा ये हम तय करेंगे। और जब हम तय करेंगे तो हमारे काम का होगा कि हमारा नेता बीजेपी सभा बीजेपी तय करेंगे, हमारा नेता हम तय करेंगे ना। लेकिन बीएसपी वाले, सपा वाले, बीजेपी वाले कहते नहीं हम नेता तय करेंगे आपका कौन होगा। तो जब वो तय करेंगे तो उन्हीं का चर्चा होगा ना। कहने का वो जाति का होगा लेकिन काम का जाति का तो एक मुख्यमंत्री है ना, जाति का तो मंत्री है ना, कुछ होता है क्या? 10 बेटियों के साथ रेप हुआ है और मुकदमा भी नहीं सकता और 2 करके आज तक के परिवार के लोग रहते हैं। जब मुझसे मिलते हैं तो मैं भी तड़पता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। और मैं आपको बताता हूँ इस बात को कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि मैं कोई चीज भूल जाऊँ। मैं देखने को सीधा सीधा लगता हूँ लेकिन मैं सीधा जिसने मौका आएगा तो जिसने जो हिसाब किया है, जिसने जो व्यवहार हमारे साथ किया है उसको उसी व्यवहार में उसको उसी भाषा मैं आप सोचना में नहीं करता हूँ। मेरी आपसे एक ही अपील है, मेरी आपसे एक ही अपील है कि जन अधिकार पार्टी को तोड़ने के लिए कि जन अधिकार पार्टी बनेगा। जब मैं जेल से निकल करके आया मैंने जनसंपर्क यात्रा की शुरुआत की, आप लोगों ने बड़े पैमाने पर बनारस में रैली की और बनारस में रैली के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि लगता है जन अधिकार पार्टी बन जाएगी तो उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। प्रदेश अध्यक्ष बनाया आपको कुछ देने के लिए नहीं, आपके संगठन को तोड़ने के लिए। और आप उसी प्रयोग को आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाज पार्टी कि अगर जन अधिकार पार्टी बन गई, पिछड़े और दलित लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, असलियत लोग इकट्ठा हो गए तो उनको कोई नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले उनका निशाना मौर्य बिरादरी में है कि अगर इनको तोड़ देंगे तो लोग कहेंगे कि जब कुशवाहा जी के लोग ही कुशवाहा जी के साथ नहीं है तो भीपाल भी नहीं जाएगा, निषाद भी नहीं जाएगा, मुसलमान भी नहीं जाएगा, हिंद भी। लेकिन अगर आप खड़े रहे तो ये तो सब मेरी बात मान लेते हैं, चाहे रामधनी निषाद जी हो, चाहे विजय नारायण शर्मा जी हो, चाहे नसीम खान जी हो, चाहे बाबूराम पाल जी हो, सब मेरी बात मान लेते हैं। लेकिन जो मेरी बात नहीं उसके तो नाम गुस्सा रहती वो तो जल्दी से मानती कहती है 10 पीढ़ी हमारा राज था, हम किसी को नेता थोड़ी मानेंगे। मौर्य का नेता कैसे कोई हो सकता? मौर्य तो घर घर नेता है, किसी की बात कहाँ मानता है। अगर आपको अपना हक अधिकार लेना हो और अगर इन बच्चों की किस्मत ठीक करना है तो आपको मेरे कहने से चलना है।
अगर आप चाहते हैं बाबू सिंह जैसा हो। कि अगर हमें अपना हक हिस्सा लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपना हक हिस्सा लेना है, तो आप जो मेरे सामने बोलते हैं आपको रोज ये बोलना पड़ेगा। जब कोई आदमी आए आपकी गिराकी का या गैर जाति, आपको कोई धोखा दूसरा नहीं देता। जो जाति का आदमी आता है, घर का आदमी आता है, वो धोखा देता है। आप सोचते हैं कि हमारी गिराकी का तो है, हमारे समाज का तो है, हमारा रिश्तेदार तो है, लेकिन वो ले कहाँ जाएगा आपको? जब आप अपना वोट देंगे उसको, तो आप आपका मिला के और अपना मिला के वो किसी और को दिलाएगा। आपको काम करेंगे। आप अगर एक नारा बोलना शुरू कर दें कि हमारी पार्टी जन विकास पार्टी, तो ये न चाहते हुए भी मेरे पास आएंगे और मजबूरी में मुझसे समझौता करेंगे। अगर इनको ये लगेगा कि इनका वोट 500 मिल भी जाएगा, कानूनी में मिल जाएगा, शराब की बोतल मिल भी जाएगा, साड़ी ब्लाउज मिल जाएगा, पायल मिल जाएगा, गैस सिलेंडर चुनाव मिल जाएगा, तो मेरे पास नहीं है। अगर आप अपना सौदा खुद करेंगे तो मेरे पास कभी नहीं है। लेकिन अगर आप सौदा नहीं किए, मेरे ऊपर छोड़ दिया, तो सौदा तो मैं भी करूंगा, लेकिन जो मैं सौदा करूंगा तो मैं बताता हूँ। जब वो मेरे पास आएंगे तो मैं कहूंगा तुम्हारे बच्चों को नौकरी, तो हमारे बच्चे को नौकरी। मैं कहूंगा कि किसान को खाद में सस्ती मिले, उसकी फसल की कीमत सही मिले, उसका कर्जा माफ हो, एक समान शिक्षा पद्धति हो और जिससे शिक्षा हो, वो ये अगर आपका सौदा में अच्छा हो तो आप सौदा करना, और अगर मेरा सौदा अच्छा हो तो मेरे ऊपर। आपका सौदा अच्छा है कि मेरा? आपका सौदा अच्छा है कि मेरा? आपका। तो अगर आप ये अधिकार मुझे दे देंगे तो ये चाहे जो कुछ करे, जिसको भी सत्ता में जाना है उसको तो आना ही पड़ेगा। जिसको सत्ता में जाना है उसे तो आना ही पड़ेगा। अगर मैं बलिया की बात करूं, 7 सीटें हैं कि 6? 7 सीटें हैं, और 7 सीटें में जन अधिकार पार्टी कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां जन अधिकार पार्टी के मतदाता नहीं है, सपोर्टर नहीं। तो जिसको कितना है, जिसको कितना है वो तो मुझे आएगा, वो दरवाजे के बाहर मुझे गाड़ी करके लेके आएगा, लेकिन जब मेरे सामने आएगा तो हाथ जोड़ के आएगा, और जब बाहर निकलेगा तो फिर गाड़ी देगा। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक ही चीज फैलाइए बलिया में, बलिया के आसपास, कि हमारी पार्टी जन अधिकार। रिश्तेदार आए, नातेदार आए, उसे खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, लेकिन जब वोट की बात करें तो कहीं सीधे जाइए, हमारा वोट तो जन अधिकार पार्टी के बाबू सिंह जिंदाबाद। चाहे जितना सगे रिश्तेदार आए, नातेदार आए, अगर आप फिर गए, टूट गए, तो जन अधिकार पार्टी नहीं बनता। और अगर आप जमे रहे तो जन अधिकार पार्टी निश्चित बनता। आपके खड़े रहने के लिए खड़ा होगा। कौन सी मजबूरी है कि वो मेरे पास आए? बस इन्हीं बातों के साथ आप सब लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। आप लोगों ने इतना बड़ा इकट्ठ यहाँ किया, मेरे हौसले को बढ़ाया, मेरे साथियों को का हौसला बढ़ाया। आप सभी लोगों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के जो हमारे आयोजक साथी हैं, भाई दिनेश वर्मा जी, विश्राम जी, अशोक गौड़िया जी, हमारे मंडल के महासचिव भाई बालजीत वर्मा जी, जितने साथी भी हमारे यहाँ मेहनत की, रानी जी ने, इंदू जी ने, सुषमा जी ने, सब लोगों ने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम को करने में। बबलू जी का नाम रहा जाता है, एक ही दौर में तो भाई जिसका नाम लो तो नाराज हो जाता है, तो भाई मैं सबका नाम लेता हूँ, नाराज मत हो जाए, चोरी तो बहुत पानीदार होता है। और तो कोई मान जाए, लेकिन वो मुझसे तुरंत फोन करके कहेंगे कि हम सुबह इस्तीफा भेज देंगे, आपने हमारा नाम ले लिया, बाकी सबका लिया। तो जो साथियों ने मेहनत की, जिसका नाम मैंने लिया या नहीं लिया, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक बात है कि कहता हूँ, इस्तीफा मत भेजना सुबह। बहुत धमकाते हैं, आप लोगों से इसलिए बताता हूँ कि ये जरा जरा सी बात में नाराज हो जाते हैं और मुझे बहुत धमकाते हैं, कहते हैं आपने हमारा नाम नहीं लिया, हम इस्तीफा दे दें। हमने तो बहुत मेहनत की, हमारा इसलिए मैं विश्राम से बहुत डरता हूँ, उसका नाम पहले ले लिया। और मैं डॉक्टर को भूल गया तो सामने खड़ा तो मैंने कहा इसका भी नाम ले लो, इसलिए
इसका नाम लिया या मैंने नहीं लिया, सभी लोगों ने, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। और अगर आप ऐसी मेहनत करते रहे 2 महीने की बात, तीसरे महीने की चुनाव, जन अधिकार पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। भागीदारी से वोट के बिना कोई सरकार नहीं। अगर आप थोड़ी देर शांत हो जाए, आपकी जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं उनके भी 2 मिनट आप बातों को सुनिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर शांत हो जाए। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद। बानी बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद।